एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपी से सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, सीआरपीसी को कंटिन्यू करेंगे और पिछले वीडियो में मैंने आपसे समन की बात करी थी और मैंने बोला था कि समन के बाद अपन अरेस्ट वारंट की बात करेंगे, उसके बाद दोनों के डिफरेंसेस की भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में अरेस्ट वारंट और समन के बारे में डिफरेंसेस पूछा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें मैंने आपको पहले जो डिस्कस किया था वो क्या था कि उपस्थिति के लिए जो विवश करने की प्रक्रियाएं हैं, एक व्यक्ति को कब कोर्ट बुला सकता है, किन परिस्थितियों में बुला सकता है, क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो देखिए, समन जो होता है ना, मोस्टली मैंने आपको बताया था कि बहुत जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं जिसमें 2 साल से कम की सजाएं होती है मोस्टली, उसके लिए समन इशू किया जाता है। अरेस्ट वारंट डायरेक्ट इशू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि समन के बाद ही अरेस्ट वारंट इशू होगा, ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि समन होगा पहले उसके बाद अरेस्ट वारंट होगा। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा करा जैसे कि मर्डर है, रेप है, बहुत ही हीनियस क्राइम्स या फिर 2 साल से ज़्यादा की सजाएं हैं, तो डायरेक्ट अरेस्ट वारंट भी उसके लिए निकलता है। ठीक है, तो दिस इज समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके बारे में मैंने आपसे बार बार बोला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो अरेस्ट वारंट की क्या है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए, सेक्शन 70 से अगर हम बात करें, 69 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सेक्शन 70 को जब आप देखोगे तो अरेस्ट वारंट के कॉन्सेप्ट को कहता है कि फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन क्या होगा। मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि समन का जो ड्यूरेशन होता है वो तब तक होता है जिस दिन जितने बजे आपको कोर्ट में आना है उतने बजे अगर आप नहीं आते हैं तो समन आपका एक्सपायर हो जाता है। अगर आप आ जाते हैं तो भी एक्सपायर हो जाता है। मतलब डेट एंड टाइम जो फिक्स्ड है वो चीज़ हो जाती है समन की। अरेस्ट वारंट में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है एवरी वारंट, सेक्शन 70 क्लॉज 1 कहता है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट, किसके द्वारा इशू किया जाएगा? कोर्ट के द्वारा। अंडर दिस कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, किसमें होगा? राइटिंग में होगा। साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया हुआ है, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिफरेंसेस का उसमें भी बताऊंगा। ये देखिए, दोनों में बिल्कुल सेम चीज़ है। सील ऑफ द कोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन और जो आपका राइटिंग में वो होना ही चाहिए। उसमें डुप्लीकेट में होता था, 2 प्रतियां आती थी, 2 कॉपी आते थे, इसमें एक ही कॉपी आएगा। ठीक है, अरेस्ट वारंट वो आपके वारंट लेके आएगा, आपको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। उसमें सिग्नेचर करो, रिसिप्ट हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ों को उसमें जरूरत नहीं कि रिसिप्ट हो गया इसका सिग्नेचर करके वापस जा रहा है, ये सब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड कहता है, क्लास 2 कहता है कि एवरी सच वारंट, सारे के सारे वारंट अगर अरेस्ट वारंट हैं जितने भी हैं, शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। कब तक हो सकता है? जिस कोर्ट ने इशू किया अरेस्ट वारंट, या तो वो उसको कैंसिल कर देती है, या तो जैसे मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने करा, किसी हाई कोर्ट ने करा, वो उसको क्या कर सकता है? कैंसिल कर देता है। या तो उसी कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, कोई और कोर्ट नहीं, जिस कोर्ट ने इशू किया उसी कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, या तो वो अरेस्ट वारंट आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट कहने का मतलब कि अगर आप पकड़े गए तो यानी कि अमर होता है ये चीज़। मतलब ये एक ऐसा चीज़ जिसका कोई लिमिट नहीं है, ये मरेगा नहीं कभी, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा जिस दिन तक आपको अरेस्ट नहीं हो जाती तब तक के लिए, या तो कोर्ट कैंसिल कर दे खुद ही इसको। सेक्शन 71 कहता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। कहता है क्लॉज 1 कहता है कि एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन में, बट को ध्यान देखिएगा, में अपने डिस्क्रिप्शन में चाहे तो कर सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो करेगा ही, और आपका अधिकार भी नहीं कि आप कहोगे कोर्ट को कि मैं सिक्योरिटी दे दूंगा, जिस दिन आप कहोगे उस दिन मैं कोर्ट में आ जाऊंगा, बॉन्ड पेपर साइन कर देता हूं, मुझे रिलीव कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा। कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन में चाहे तो आपको अरेस्ट वारंट के बाद भी बॉन्ड पेपर साइन करवा के सिक्योरिटी के बेसिस पे छोड़ा जा सकता है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। यही सेक्शन 71 कहता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पे आपको आना है, अगर आप आने के लिए राजी हो जाते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। बशर्ते क्या है? कोर्ट का डिस्क्रिशन है। मे वर्ड कई बार जुडिशरी के पेपर्स में पूछा हुआ है, दिमाग में रखिएगा। आगे कहता है अब उस इंडोर्समेंट में क्या क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज होंगे, क्या क्या सिक्योरिटी होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, कितना अमाउंट आपको पे करना है और किस समय आपको कोर्ट के सामने आना है, बातें उसमें लिखी होंगी। उसके बाद आपको छोड़ सकता है, पर मे वर्ड यूज हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं। आगे कहता है whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court। अब एक जिसको इशू किया गया था, मान लीजिए पुलिस लेके गई थी, पुलिस ने आपको बॉन्ड वगैरह पे साइन करवा के आपसे छोड़ दिया, तो वो बॉन्ड पेपर वापस चला जाएगा कहाँ? कोर्ट पे। बॉन्ड का पैसा कहाँ चला जाएगा? कोर्ट के पास। वो कोर्ट उसको अपने तरीके से फिर डिस्पोज करती है। सेक्शन 72 कहता है वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, किसको वारंट का पावर दिया जा सकता है? अगर मैं बोलूं तो कहता है अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू 1 or more पुलिस ऑफिसर्स, बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट may if its immediate execution is necessary and no such police officer is immediately available, direct it to any other person or person and such person or persons shall execute the same। सेक्शन 71 कहता है कि कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट जब इशू किया जाता है, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को इशू किया जाएगा, पावर दिया जाता है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं। पर कोर्ट चाहे तो अगर वो अरेस्ट करते वक्त या वारंट करते वक्त कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी भी व्यक्ति को भी अरेस्ट करने का अधिकार जो होता है वो कोर्ट क्या कर सकता है? आपको
दे सकता है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, पर मोस्टली आप देखोगे कि आपके घर पे अरेस्ट वारंट लेकर जो है वो पुलिस ऑफिसर जाते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है उस समय के लिए तो किसी भी व्यक्ति को पावर देकर जो होता है एक जनरल तरीके से आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। आगे कहता है, इसमें क्लास 2 कहता है 72 में कि व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स और पर्सन देन वन, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन और मोर ऑफ देम। अब देखिए, एक से ज्यादा अगर पुलिस ऑफिसर्स को या व्यक्तियों को पावर दिया जाता है तो या तो सारे के सारे जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं या तो उसमें से कोई एक भी जाकर आपको एग्जीक्यूट कर सकता है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि 4 व्यक्तियों में आपको चारों होना चाहिए या 4 व्यक्तियों में कोई एक चेयरमैन होगा, कोई चेयरपर्सन होगा तो ही वो कर सकता नहीं। एवरीबडी विल होल्ड द सेम पावर, कोई भी जाकर आपको अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 72 में बात लिखी हुई है। 73 देखिए, अब ये जनरलाइज्ड पावर है, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब 72 में तक क्या हुआ है कि इमीडिएटली मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तब कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है, तब सेक्शन 73 में कहता है कि जनरल पावर दिया जा सकता है पूरा कॉमन सिटीजन को भी। जैसे आप लोग देखते होंगे कई बार कहा लिखा होता है कि वारंट वांटेड है, 50,000 रुपए इसके सर पे है, अगर कोई इसको अरेस्ट करके लाता है या कोई इसको पकड़ के लाता है तो उसको पैसा दिया जाएगा। ये सेक्शन 73 के अंदर एक अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है। एक तरीके से जनरल पावर है कि आप और हम भी किसी को अरेस्ट करके लेके जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ऐसे, अगर सेक्शन 73 ना होता तो क्या होता, आप अगर किसी को अरेस्ट करके लेके जा रहे हो पकड़ के कि भैया इसको हम देखे हैं ये तो क्रिमिनल है, तो उसका जो लॉयर होगा ना फिर आपके कोर्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि ये बंदा ने किस पावर से इसको पकड़ा था, किस पावर से हमारे क्लाइंट को पकड़ा इसने। तो अगर आपको ऐसा कोई कहेगा तो सेक्शन 73 के अंदर पावर दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस क्रिमिनल को अगर देखता है तो वो पुलिस स्टेशन के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लाकर क्या कर सकता है, उसको दे। ये एक तरीके से अरेस्ट वारंट इसके खिलाफ इशू हो चुका है। जैसे इंटरपोल एक बॉडीज है इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्या करती हैं, एक जनरल अरेस्ट वारंट निकाल देती हैं। तो इंडिया पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर वो व्यक्ति मिलेगा, एयरपोर्ट पे कहीं पे भी एंट्री कर रहा है कहीं से भी, तो उसको कोई भी अरेस्ट कर सकता है। सेम तरीके की चीज इंडिया में भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 73 सीआरपीसी, अरेस्ट में वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज के लिए, एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेज। मैंने बोला अभी 2 साल से ज्यादा के लिए जो ऑफेंसेज होते हैं मोस्टली उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब वो भाग रहा है, अरेस्ट मतलब वो नहीं कर पा रहा, वो मतलब उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर पा रहे, तो जनरल पब्लिक के लिए भी उसमें वारंट निकाल दी जाती है। सेक्शन 74, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करते हुए लिखा जाएगा। जैसे अ वारंट directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। समझ गए आप, किसी भी पुलिस ऑफिसर को स्पेसिफिक लिखकर अगर भेजा गया है तो वो पुलिस ऑफिसर्स क्या कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और कई बार अगर वो नहीं है तो उसके जगह पे कोई और भी वो अपना क्या कर सकता है, मैं अपनी जगह पे किसी और को लिख करके कि सर मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा, मेरी जगह ये पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर पाएगा, तो कर सकता है। ये पुलिस ऑफिसर को लिखकर दिया जाता है। वो अपना नाम मान लीजिए मुझे लिखा गया, मैं अपनी जगह पे किसी और को भी लिखकर कि मेरे बदले ये जाकर अरेस्ट कर सकता है, तो आप कर सकते हो वो चीज। ठीक है, सेक्शन 74 की बात है। सेक्शन 75, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, कहता है द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। जिस पर्पस के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है वो पर्पस बताया जाता है वहां पर। एक नोटिफिकेशन की बात हो गई। अब कोई मर्डरर है, उसको घर पे जाके पकड़ रहे हो तो कहोगे अरेस्ट वारंट है आपके खिलाफ, तो पूछेगा किस बात का अरेस्ट वारंट है, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है क्योंकि आपने किसी का मर्डर करा है, ये बात आपको उसको बताना पड़ेगा। सेक्शन 76 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। तो आप सबको पता होगा कोर्ट लेकर आना है 24 घंटे के अंदर, उस जर्नी को हटा दिया जाए, मान लो आने जाने में जो समय लगता है उसके अलावा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगा उसके अंदर आप उसको क्या करोगे, लेकर आओगे सामने। सेक्शन 77 कहता है व्हेन वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड, वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। पूरे इंडिया में कहीं पे भी अरेस्ट किया जा सकता है। पर वही होता है ना कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आप अरेस्ट कर रहे हो, या फिर आप जैसे मान लो कि मैं बात करूंगा जैसे कि दिल्ली का कोई हाई कोर्ट है, जैसे साकेत कोर्ट की हम बात करें, अब ये इंडिया के किसी और जगह पे किसी और ज्यूरिसडिक्शन में कोई इशू कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है ना कई बार कि डीएसपी को, एसपी हो गए या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गए या डीएम वगैरह को भी क्या कर दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है। वही सेक्शन 78 में कहा हुआ है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, अगर कोर्ट से मान लो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कर रही है तो किसी डीएसपी को लिख के दे दिया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, डीएम हो गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गए, इन सबको लिखकर क्या कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति को आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन से अरेस्ट करना है, आपको एक तरीके से अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है सेक्शन 78 के अंदर। यही बात इसमें कही हुई है। द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलोंग विद द वारंट द सबस्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड टुगेदर विद सच डॉक्यूमेंट्स if any as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should be granted or not to the granted to the person। ये बातें उसमें लिखी हुई रहती हैं। मतलब किसी और को भी अगर लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आप इशू कर रहे हो तो सेक्शन 78 में फॉरवर्ड बाय पोस्ट वगैरह वगैरह वो सारी चीजें इंडोर्स करते हुए लिखी जाती हैं। ठीक है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कैसे अरेस्ट करोगे, डीएसपी बीडीएम की थोड़ी कर लोगे, तो उनको भी पावर दिया जाता है। अगर यही पुलिस ऑफिसर की हम बात कर ले सेक्शन 79,
वो तो चलो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हम बात करें, इसमें कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate, जैसे डीएम वगैरह हो गए, एसडीएम हो गए, और टू पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, एसएचओ, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। मान लीजिए दिल्ली के बाहर आप कहीं जाकर अरेस्ट करो, दिल्ली के कोर्ट ने इशू किया हुआ है, तो उस जगह पे जैसे मान लो आप मेरठ में कर रहे हो, तो मेरठ में जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स होंगे, जो एसएचओ होंगे उस थाने के, या फिर जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, उनको आपको बताना पड़ेगा। ये सारी चीज इंडोर्स करने के बाद आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। Such magistrate or police officer shall endorse his name thereon, and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police officer shall, if so required, assist such police officer in executing such warrant। उनका भी हेल्प लेकर आप क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो किसी का भी। देखो कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, अब दिल्ली के बाहर जाके जैसे मेरठ हो गया, गाजियाबाद में किसी को अरेस्ट कर रहे हो, तो बिना उनके लोकल अथॉरिटी के सपोर्ट के बिना आप कर नहीं सकते। तो वही सेक्शन 79 में कहा हुआ है कि उनको जरूरत पड़ने पर उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको, अगर आप अरेस्ट करने जा रहे हो किसी को। तो लोकल जुरिसडिक्शन के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which is jurisdiction। कई बार होता है ना, डिले हो जाता है, तो आप उसके बिना भी चाहो तो कर सकते हो, पर वो चीज़ आपको बाद में बतानी पड़ेगी कि वो भाग जाता, वो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, अगर हम आपको बताने जाते तो निकल जाता। तो ये सारी चीज़ों के बाद भी आप चाहो तो उसको अरेस्ट कर सकते हो, पर हर बात लिखी होती है कानून में, आपको करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो बताना पड़ेगा बाद में कोर्ट को कि सर हमने लोकल जुरिसडिक्शन इसलिए मतलब हेल्प नहीं ले पाए या उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाए, वो बातें आपको बतानी पड़ती है। सेक्शन 80 कहता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। अब क्या होगा प्रोसीजर अरेस्ट का, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेनेवर अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड, द पर्सन अरेस्टेड shall unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or is nearer the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 71 be taken before such magistrate or district superintendent of commissioner। अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तब तो मान लीजिए नहीं ला पा रहे हो आप, तो 30 किलोमीटर से अगर कम दूरी है तो उसे आप ले आओ। मतलब जैसे कि अब दिल्ली है, अब साकेत है, साकेत से अगर मान लो आप किसी दूसरे दिल्ली में ही 30 किलोमीटर के दायरे में हो तो आप तो साकेत कोर्ट लेकर आ सकते हो डायरेक्ट। अब मान लो नहीं है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो आप उस एरिया के मजिस्ट्रेट के यहाँ लोकल जुरिसडिक्शन में जो है उनसे आप वो चीज़ क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, सिक्योरिटी वगैरह जो भी आप वहाँ से ले सकते हो, अनलेस अगर सिक्योरिटी की बात नहीं हुई है तो। अगर सिक्योरिटी लेनी तो फिर तो वो तो कोर्ट से ही लोगे आप आकर एट द एंड ऑफ द डे। बॉन्ड वगैरह तो कोर्ट ही इशू करेगी, जो कोर्ट ने आपका वारंट निकाला है वही कोर्ट आपको देगी सिक्योरिटी वगैरह। पर अगर मान लीजिए नहीं लिया हुआ तो अपना लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर में किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये बात सेक्शन 80 में लिखी हुई है। 81 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच अरेस्ट इज ब्राउट। अब प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट का, अब किसी मजिस्ट्रेट के सामने चले गए आप लेकर, तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट वहां पर, देख लीजिए। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस शैल, इफ द पर्सन अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट व्हिच इशूड द वारंट, डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट। कर सकती है रिमूवल की बात, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज अवेलेबल and such a person is ready and willing to give bail to the satisfaction of such magistrate, district superintendent of police or commissioner of police or a direction under section 71 of the warrant, and such person is ready and willing to give security required by such direction, the magistrate, DSP, commissioner shall take such bail or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant। कई बार क्या होता है कि सिक्योरिटी वगैरह है, डीएसपी भी दे सकते हैं, एसडीएम भी दे सकते हैं, डीएम है वो भी दे सकते हैं, कमिश्नर पुलिस भी दे सकते हैं। अगर बेलेवल ऑफेंस है तब तो उनको लगता है कि बंदा सिक्योरिटी लेने के बाद कभी भी कोर्ट जा सकता है, जरूरत पड़ने पे बुलाया जा सकता है तो आएगा, तो आप उसको छोड़ सकते हो वहाँ पे भी अरेस्ट करने के बाद। ये बातें हर चीज़ लिखी हुई है कि भाई स्टेट भी कर सकता है, लोकल जुरिसडिक्शन के पुलिस के साथ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप लोकल जुरिसडिक्शन के मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दीजिए, हो सकता है वो आपका बेल इंडोर्स भी करते हैं अगर बेलेवल ऑफेंस है तो, अगर उनको लगता है सिक्योरिटी वगैरह मिलने के बाद। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है सेक्शन 81 में। प्रोवाइडेड फर्दर that if the offence is non-bailable, मान लीजिए non-bailable offence है, it shall be lawful for the chief judicial magistrate or subject to the provisions of section 437 or the session judge of the district in which the arrest is made on the consideration of the information and documents referred to in subsection 2 of the section 78 to release such person on bail। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए बेलेबल ऑफेंस है तब तो कोई डीएसपी एसडीएम दे दिए, मान लीजिए नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो जो वहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी उस चीज को इशू कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मुद्दा क्या हो, अरेस्ट आपको पुलिस भी कर सकती है, बाहरी पुलिस भी हेल्प के साथ, बिना हेल्प के भी कर सकती है। 30 किलोमीटर से कम दूरी है तो वहीं से आप लेकर आ जाइए कोर्ट। मान लीजिए 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है तो एसडीएम वगैरह से करा लीजिए आप, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो। नॉन बेलेबल है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करा लीजिए आप, अगर बेल देना है तो। नहीं देना है तो 24 घंटे के अंदर उनको प्रेजेंट कर दीजिए। ये सारी बातें सेक्शन
वारंट ऑफ अरेस्ट जो भी है आपका 70 से 81 के बीच में दिया हुआ है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 71। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे सिक्योरिटी ले सकता है, बॉन्ड पेपर लिखवा सकता है, और वो बॉन्ड को कहाँ भेजना पड़ेगा, जिस कोर्ट ने वारंट अरेस्ट वारंट इशू किया है वहां भेजना पड़ेगा। ये सेक्शन 70 से 81 के बीच में सारी बातें अरेस्ट वारंट के बारे में थी, मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में डिफरेंसेस की बात करेंगे, डिफरेंसेस से सवाल आते हैं जुडिशरी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।